हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि हम लोग ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग 9th क्लास के सिलेबस के साथ भी स्टार्ट करेंगे, तो आज हम लोग इस चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज हम लोग इस लेक्चर में द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी तक जो आप लोग दौड़ लगा रहे थे, अब उस दौड़ को थोड़ा और तेज़ करेंगे और अब हम एक फाइनल स्प्रिंट लेने वाले हैं। फाइनली हम बहुत एक अच्छा एफर्ट लगाएंगे, हम पूरी ताकत झोंकने वाले हैं अपने पूरी एग्जाम की प्रिपरेशन में, ताकि हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आएँ और हम क्लास 10th में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ प्रमोट हों। राइट, इस चैप्टर को मैंने क्लास 10th के बच्चों के साथ ऑलरेडी डिस्कस किया है। आपने वो लेक्चर्स देखे भी होंगे अगर, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत थी। क्लास 10th का पहला चैप्टर समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको क्लास 9th का पहला चैप्टर आ रहा हो। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी है कि आप क्लास 9th का अगर चैप्टर अच्छे समझ लेंगे तो आपको क्लास 10th का चैप्टर जब आप आएंगे और क्लास 10th में, तो वहाँ पर आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। राइट, शुरुआत करें। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम। फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इससे ज़्यादा जान पहचान करने का हमारे पास अभी वक्त नहीं है, वो जान पहचान हमारी होती रहेगी बाद में। हम डायरेक्टली अपने टॉपिक पे आते हैं और फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, रिवॉल्यूशन क्या होता है सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। सबसे पहले समझते हैं रिवॉल्यूशन क्या होता है। तो कोई भी पॉलिटिकल ऑर्डर को चेंज करना है, अगर किसी पॉलिटिकल सिनारियो को चेंज करने की कोशिश करी जाती है विद सम फोर्स, तो उसको हम लोग रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज अ स्टोरी जहां पर हम लोग देखेंगे किस तरीके से वहां के लोगों ने विद द हेल्प ऑफ सम फोर्स वहां पर सिस्टम को, पॉलिटिकल ऑर्डर को चेंज कर दिया फ्रॉम मोनार्की टू बिकम अ रिपब्लिक। क्लियर हो गया? ये कहानी होगी पूरी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। ऑलराइट, तो आज इस लेक्चर में जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होगी। तो यू विल सी कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सारे प्रिंसिपल्स इंडिया ने तो ले लिए फ्रांस से। इक्वालिटी, लिबर्टी ले लिया हमने, लेकिन ये इक्वालिटी आया कहां से, ये लिबर्टी आया कहां से, इसका आपको आंसर यहां मिलेगा। आप ये सारे प्रिंसिपल्स को फ्रांस में बनते हुए देखेंगे। वहां लोगों ने एक्चुअली इस प्रिंसिपल्स को कमाया है, तो उन चीजों को यहां पर आप आज बनते हुए देखने वाले हैं। ठीक है, अब मेरे तरीके से आप लोग रूबरू होंगे ही। सबसे पहले मैं पूरे चैप्टर का जिस्ट देता हूं कि एक्चुअली हम लोग पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि आपके माइंड में भी एक फ्लो चार्ट बन जाए। ठीक है, फ्लो चार्ट, सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू रिमेंबर। फ्लो चार्ट रहेगा तो मैं आपको पूरी हिस्ट्री को पॉइंट्स में बता दूंगा। आप लोग को सिर्फ पॉइंट पॉइंट याद करने होंगे, आंसर सेंटेंस फ्रेमिंग आप लोग कर ही लेंगे। तो बेसिकली लंबे लंबे सेंटेंसेस याद करने से अच्छा है पॉइंट्स को याद किया जाए, है कि नहीं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। यहां पर हम लोग सबसे पहले एक आउटलाइन ले लेते हैं कि ये चैप्टर बेसिकली डील किस चीज से करता है। राइट, देखिए इस चैप्टर को मैं यहां पर 2 पार्ट्स में पढ़ाने वाला हूं, 2 पोर्शंस। पहला मैं डील करूंगा प्री 14 जुलाई 1789। तो पहले हम देखेंगे कि 14 जुलाई 1789 से पहले फ्रांस में क्या हो रहा था। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 14 जुलाई यानी पोस्ट 14 जुलाई 1789 इसके बाद यहां फ्रांस में क्या हुआ। तो सोचने वाली बात यह है कि मैंने ये 14 जुलाई ही क्यों लिखा, ऐसी क्या खास बात है इस डेट में। तो हमारा चैप्टर जो है बेसिकली वो डील हो रहा है 14 जुलाई को बेस रखते हुए। 14, इससे पहले की कहानी क्या है और इससे बाद की कहानी क्या है, ये हम लोग इस तरीके से फ्रांस की कहानी को पढ़ने वाले हैं। तो व्हेन आई विल टेल यू दिस, ये वाला पीरियड कि 14 जुलाई 1789 से पहले क्या चल रहा था, तो आई विल बी टेलिंग यू व्हाट वेर दी इंसिडेंट्स, व्हाट वेर दी इवेंट्स, ऐसे क्या इंसिडेंट्स थे, ऐसे क्या इवेंट्स थे जिसकी वजह से ये डेट इतनी ज्यादा ऐतिहासिक हो गई, इतनी ज्यादा हिस्टोरिक हो गई। राइट, उसके बाद आई विल टेल यू द चेंजेस विच फ्रांस वेंट थ्रू, क्या क्या चेंजेस फ्रांस में हुए थे। और फिर हम लोग जब ये 14 जुलाई 1789 का पीरियड पढ़ेंगे तो उसमें हम वो सारे चेंजेस को पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो जब मैं आपको 14 जुलाई 1789 का फेज डिस्कस करूंगा, सो आई विल डिस्कस 4 बेसिक थिंग्स। देख लीजिए, पहला चीज आई विल डिस्कस इज द ईयर 1791। क्यों? क्योंकि यहां पर फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था।
ऐसे लिख दे रहा हूं शॉर्ट में मैं, कॉन्स्टिट्यूशन। पॉइंट नंबर क्लियर, 1 क्लियर। सोचने वाली बात है, 1789 तक हादसे हो रहे हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, और 2 साल के अंदर ही फ्रांस को पहला कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाता है। तो ऐसी क्या चेंजेस हुए, ऐसा क्या हादसे हो रहे थे, वो सारी चीजें हम लोग यहां पर जानेंगे। देखिए हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यानी हिस्ट्री तो जानिए, इतिहास में हुआ क्या था। खाली डेट याद कर लेना, इवेंट याद कर लेना, ये हिस्ट्री थोड़ी होती है। तभी तो आप लोगों को बोरिंग लगती है। हिस्ट्री इंटरेस्टिंग तब होगी जब आप सुनेंगे यार हुआ क्या था उस वक्त, क्या चल रहा था। ठीक है, ये पूरी कहानी हम पढ़ेंगे आज। तो पहला पोर्शन ये पढ़ने वाले हैं इस पे। दूसरी बात हम जो पढ़ेंगे वो ये कि पहले फ्रांस में मोनार्की थी। मोनार्की क्या होती है? मोनार्की मतलब जब किसी देश में एक ही व्यक्ति जो होता है वो पूरे देश को रूल कर रहा होता है, सारी पावर उसके हाथ में होती है, मोनार्क जिसको बोलते हैं। और मोनार्क जो है वो सॉवरेन होता है, सबसे ऊपर होता है, सारे लॉस से ऊपर होता था मोनार्क। ये सिनारियो था। तो किस तरीके से फ्रांस में मोनार्की थी और मोनार्की से चेंज होके फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है, ये चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये हम बात करने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाती है, जब उसके बाद किस तरह से फ्रांस रिपब्लिक हो जाता है। तो मतलब पॉइंट नंबर सी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सीएम। किस तरीके से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी वो चेंज हो जाती है यहां पर रिपब्लिक में। मतलब किस तरीके से फ्रांस में इलेक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं। रिपब्लिक मतलब क्या होता है? रिपब्लिक मतलब जहां पर हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। तो बेसिकली फ्रांस यहां पर रिपब्लिक हो जाता है। तो ये पूरा फेज हम पढ़ेंगे, किस तरीके से फ्रांस पहले एक मोनार्की था, फिर उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, और फिर उसके बाद वहां पर इलेक्शन स्टार्ट हो गए, फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक। राइट, ये पूरी कहानी हमारी चलेगी। आफ्टर दिस आई विल बी डीलिंग इन पार्ट 2 लेक्चर। इतना तो मैं आपको आज ही पढ़ाऊंगा। सेकेंड लेक्चर में आई विल बी टेकिंग अप द पोजीशन ऑफ वुमेन, और साथ में आई विल बी टॉकिंग अबाउट एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, और फाइनली ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर विल एंड विद नेपोलियन बोनापार्ट। अब नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जो डिटेलिंग है वो क्लास 10th में है। यहां हमको इतना डिटेल से इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन जो यहां आपकी किताब में दिया हुआ है उसको तो हम जरूर टेकअप करेंगे। तो ये पूरा एंटायर चैप्टर आप देख सकते हैं, मैंने फ्लो चार्ट में आपको बना दिया कि ये पूरा एक स्लाइड में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की पूरी कहानी होगी। इस तरह से हम इस चैप्टर को टेकअप करने वाले हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं। यहां तक आई होप आप मेरे साथ हैं, मेरे साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा। चिप्स निकाल लीजिए, कुछ भी निकाल लीजिए, चॉकलेट ले लीजिए, बैठ जाइए, पॉपकॉर्न खाइए, लेकिन एक पिक्चर की तरह सुनते रहिए, और हो सके तो कॉपी पेन निकाल लीजिएगा। ठीक है, लेकिन सुनिए जरूर कहानी को, अच्छे सुनिए। कहानी याद रहेगी तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप लोग पूछते हो सर ये कैसे हुआ? अरे सुनिए तो, कहानी सुनिए ना। पिक्चर देखने जाते हो आप लोग, पिक्चर के क्या नोट्स बनाते हो क्या? याद हो जाती है ना पिक्चर आप लोगों को, मूवीज। वैसे ही समझ लीजिए कि आप एक फोन के सामने बैठे हैं, लैपटॉप के सामने बैठे और आप एक पिक्चर देख रहे हैं। देखिए पिक्चर को, इतनी अच्छी पिक्चर दिखा रहा हूं आपको। इमेजिन करना है, बस आपकी इमेजिनेटिव पावर्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाकी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको उतना इमेजिन करवाऊं। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं पहले प्री 14 जुलाई 1789 के पीरियड को। उससे पहले हम लोग जहां जिस देश को पढ़ने वाले हैं, जिस देश का रिवॉल्यूशन करने वाले हैं, उसकी लोकेशन देखें अगर, तो इस साइड कुछ इंडिया होगा। इंडिया से जब हम ऐसे आएंगे वेस्ट की तरफ, इंडिया से वेस्ट की तरफ आएंगे, सो वी विल कम अक्रॉस टुवर्ड्स दिस यूरोप वाला एरिया, और यूरोप में ये कंट्री है फ्रांस। इस देश की बात हम लोग करने वाले हैं। तो ये जो मैप देख रहे हैं ये उसी समय का मैप है, ये आज का मैप नहीं है, प्रेजेंट मैप नहीं है, फ्रांस के रेवोल्यूशन के टाइम का ही मैप है। ठीक है, चलिए तो बेसिकली अब हम बात करने वाले हैं कि 14 जुलाई 1789 को हुआ क्या था। देखिए 14 जुलाई 1789 का दिन था। ठीक है, 7,000 लोग थे, 7,000 पीपल, एंड दीज 7,000 पीपल दे वर बेसिकली प्रोटेस्टिंग। कहां? किंग के पैलेस के बाहर। दीज 7,000 पीपल वे प्रोटेस्टिंग आउटसाइड द पैलेस ऑफ द किंग, और ये किंग को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, किंग के बिल्कुल अगेंस्ट थे।
किंग से ये लोग बहुत सारी डिमांड्स कर रहे थे, लेकिन जो किंग था वो इनकी बातों को सुनने को तैयार ही नहीं था। किंग वॉज नॉट रेडी टू फुलफिल देयर डिमांड्स। और जब ये बातें बहुत बढ़ जाती हैं तो इन्हीं 7,000 लोगों में से कुछ लोग जाते हैं और एक किला होता है, उसके अंदर प्रिजन बना होता है, जेल। ये देख सकते हैं आप, ये किला है, इसके अंदर जेल बना होता है। तो इनमें से 7,000 लोगों में से कुछ लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो इनमें से कुछ लोग जाते हैं एंड दे स्टॉर्म दिस बैसाइल जेल। इस जेल की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है बैसाइल। तो ये 7,000 लोग जाते हैं और इस बैसाइल जेल को तोड़ देते हैं। जेल को तोड़ते हैं तो जो कैदी होते हैं वो रिहा हो जाते हैं और ये लोग, बाकी लोग जाकर क्या करते हैं, जो वहां पर हथियार होते हैं, आर्म्स एंड एम्यूनेशन, उनको उठा लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। और जब ये होता है तो फ्रांस का जो मुनार्क होता है वो अपनी आर्मी को ऑर्डर कर देता है कि टू कम इन द सिटी एंड स्टार्ट किलिंग दीज पीपल। इमेजिन करिए आप क्या माहौल हो रहा होगा फ्रांस में। ये इंसिडेंट था जो 14 जुलाई 1789 को हुआ। ठीक है, अब मैं जिस राजा की आपसे बात कर रहा हूं उस राजा का नाम है, दिस किंग, इसका नाम है लुइस, इसको हम लोग बोलते हैं लुई 16। लुई 16। अब ये जो है ही बिलोंग टू अ बूरबन फैमिली। ठीक है, ये एक्चुअली फ्रांस का क्या होता है, ये फ्रांस का मोनार्क है। एंड लुई 16 ही वॉज मैरिड टू मैरी एंटोनेट एंड शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया। अब मैं कंट्री क्यों बता रहा हूं आपको, वो इसलिए, ये आप देखेंगे बाद में, फ्रांस ने ऑस्ट्रिया पे हमला भी कर दिया था। ठीक है, तो जहां ससुराल है वहीं हमला हो गया है कि नहीं, कॉमेडी वाली बात। तो इसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये अब हम समझते हैं कि बेसिकली ये जो 14 जुलाई 1789 को हुआ, ये चीज, ये हुआ क्यों, वाई दिस इंसिडेंट हैपेंड ऑन 14 जुलाई 1789। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि मैंने क्यों ये डेट यहां पर रखी थी। ठीक है, अब हम समझ रहे हैं क्या चीज, कि ये 14 जुलाई 1789 हुआ क्यों। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा समय में, टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। तो हम अब प्री वाला पीरियड को थोड़ा सा देखेंगे। यहां पर देखिए, अब देखिए यहां पर जरा क्या हो रहा है। तो बेसिकली अब मैं आपको बताऊंगा कि ये 14 जुलाई 1789 का इंसिडेंट क्यों हुआ, और उसके लिए मैं आपको ले जाऊंगा ईयर 1774। 1774 आते आते फ्रांस के जो बेसिकली फंड्स थे, फ्रांस के जो पैसे थे, फंड्स बोल सकते हैं या हम कह सकते हैं फ्रांस का जो अकाउंट था, अकाउंट्स, ये दोनों ही चीजें गिरने लगी थी। एंड फ्रांस वॉज बिकमिंग अ बैंकरप्ट। फ्रांस एकदम बैंकरप्सी के कगार पे खड़ा हुआ था। ठीक है, फ्रांस टोटली यहां पर बैंकरप्ट हो गया था, ऑलमोस्ट हो रहा था। तो बेसिकली सवाल यह होता है कि फ्रांस बैंकरप्ट क्यों हो रहा था, फ्रांस के पैसे खत्म क्यों हो रहे थे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मैं हिट कर रहा हूं वो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 मार्क्स में आता है कि वाई फ्रांस के फंड्स गिर रहे थे, व्हाट वर द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द फंड्स ऑफ फ्रांस, या वाई वाज फ्रांस बिकमिंग बैंकरप्ट। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, 5 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। मैं आपको सिंपली पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, समझिए, सुनिए। देखिए, वाई फ्रांस वाज गेटिंग बैंकरप्ट, इसका जवाब हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो यह है रीजन नंबर 1, फ्रांस को लड़ाइयां बहुत पसंद थी, लड़ाई। और फ्रांस जो है वो आए दिन किसी ना किसी लड़ाई में इन्वॉल्व रहता था, वॉर में। और जब भी आप वॉर में इन्वॉल्व होगे तो डेफिनेटली पैसे खर्च होंगे, और पैसे खर्च होंगे तो ये एक बड़ा रीजन बन गया था फ्रांस की बैंकरप्सी का। क्लियर, पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 हो गया वॉर। ठीक है, नंबर 2, फ्रांस में एक बहुत ही भव्य और बहुत ही बड़ा महल था और उसका नाम था पैलेस ऑफ वर्साइल। और उस वर्साइल के पैलेस को मेंटेन करने के लिए पैसे बहुत ज्यादा लगते थे, और यह भी एक रीजन था कि फ्रांस का जो मैक्सिमम पैसे होते थे वो उस पैलेस को मेंटेन करने में चले जाते थे, लोगों के वेलफेयर के लिए नहीं, पैलेस को मेंटेन करने के लिए। तो यह भी एक रीजन बना फ्रांस के बैंकरप्सी का। ठीक है, तो नंबर 2, मेंटेनेंस। और मेंटेनेंस किस चीज का, कैसे मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ पैलेस ऑफ वर्साइल।
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। नंबर थ्री, अमेरिका की कुछ कॉलोनीज थी, 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका, वो ब्रिटेन के कब्जे में थी। तो फ्रांस ने हेल्प किया था अमेरिका को वो 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाने में। और जब आप ऐसे काम करोगे, ब्रिटेन से पंगे लोगे, लड़ाइयां लड़ोगे, तो पैसे तो खर्च होंगे ही होंगे। इस वजह से भी यहां पर फ्रांस के अकाउंट्स या फंड्स कम हो रहे थे और फ्रांस बैंकरप्ट हो रहा था। तो थर्ड पॉइंट अमेरिकन कॉलोनीज, और इसको किसके अंडर थी? ये ब्रिटेन के अंदर थी। इसको जो है इंडिपेंडेंस दिलवाया था यहां पर फ्रांस ने। इंडिपेंडेंस किसने दिलवाया? फ्रांस ने। देखिए मैं कैसे पॉइंट में लिख रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को सेंटेंसेस याद करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, फ्रांस की गवर्नमेंट ने लोगों से लोन लिया था, लेंडर से, और अब वो लोग अपना लोन वापस मांग रहे थे, एंड दैट टू एट द इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम। तो अब इंटरेस्ट के साथ लोन को वापस करना था, और जब ये काम हो रहा था तो इसमें फ्रांस के फंड्स जो हैं वो गिर रहे थे। बैंकरप्सी का ये भी एक बहुत बड़ा रीजन सामने निकल के आता है, ठीक है। तो फोर्थ रीजन क्या हो गया? लोन्स जो इंटरेस्ट के साथ थे उसको क्या करना था? रिटर्न करना था। क्लियर हो गया। और नंबर 5 एक बहुत ही जनरल और मिसलेनियस प्रोविजन है। अब देखिए सरकार है, गवर्नमेंट है, तो डेफिनेटली क्या होगा, उसको खर्चे भी करने पड़ेंगे। किस पे? सैलरी देनी है, वेजेस देने हैं, रोड बनानी है, बिजली पानी खर्चा है, ठीक है, गुटखा तंबाकू सब करना है, तो वो भी खर्चे तो होंगे सरकार के। तो वो हमने मिसलेनियस खर्चे मान लिए, ठीक है। गुटखा तंबाकू डोंट टेक इट सीरियसली, मतलब कहने का ये है कि सरकार के और भी खर्चे होते हैं, ठीक है ना। उसको करने के लिए यहां पर 5th वाला एक पॉइंट बन जाता है कि सरकार का रेवेन्यू, फ्रांस का रेवेन्यू भी इसलिए गिर रहा था। तो 5th वाला पॉइंट यहां पर हो गया मिसलेनियस। यही 5 पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिख के आने हैं। यही पूछता है व्हाट वर द रीजंस कि फ्रांस का फंड्स बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रहा था। यही 5 पॉइंट्स समझ में आ गया इतना पॉइंट, व्हाई फ्रांस वाज गेटिंग बैंकरप्ट। अब चीज ये होती है कि जब भी बैंकरप्सी की कगार पे लोग खड़े होते हैं, या सरकार के पास अगर पैसा नहीं होगा, तो उसका तरीका क्या होता है पैसा कमाने का? पैसा कमाने का तरीका होता है टैक्सेस इंपोज करना। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर भी यही चीज किया गया। सरकार ने यहां पर टैक्सेस को इंपोज करना शुरू किया। अब टैक्सेस तो देखिए पहले से थे, लेकिन अब यहां टैक्सेस इंपोज किए, कुछ नए कुछ टैक्सेस बढ़ा दिए गए, ठीक है, ये चीज हुई। और यहां पर 2 इंपॉर्टेंट टैक्सेस के बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा। एक है टाइट्स, और दूसरा टैक्स जो लगाया गया दैट इज कॉल्ड टाइल्स। ये दोनों ही टैक्सेस आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइल्स और टाइट्स, ठीक है। अब जो टाइल्स है बेसिकली ये डायरेक्ट टैक्स था। डायरेक्ट टैक्स पूछा जाता है आपने कि टाइल्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स। और टाइट्स क्या है? टाइट्स वो टैक्स है जो चर्च हम पे, लोगों पे मतलब इंपोज कर देता था। ये दोनों टैक्सेस यहां पर लगे थे। अब सिनारियो ऐसा होता है कि अगर टैक्स को लगाना है तो टैक्स कैसे लग सकता है, ये चीज समझने वाली बात है कि क्या टैक्स मुनार्क ऐसे ही लगा सकता था? क्या ऐसा कुछ हो सकता था कि मुनार्क टैक्स लगा दे? ठीक है, तो यहां सिचुएशन क्या है आप देखिए कि जो फ्रांस है, इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, पूरी फ्रांस में कंगाली आ गई है, फ्रांस के पास पैसा खत्म हो गया है। और आप उस समय देखेंगे तो उस समय एक ड्रॉट पड़ गया था, फेमिन आ गया था साथ में, ठीक है। क्या हो गया था? ड्रॉट, सूखा पड़ गया, फेमिन आ गया, ठीक है। फूड की सप्लाई जो थी वो कम हो गई। फूड की सप्लाई कम होने से क्या हुआ? फूड प्राइसेस, फूड के प्राइसेस जो हैं वो आसमान छूने लगे। तो देखिए जरा क्या सिनारियो है भाई, ना खाने को अनाज है, ना खर्च करने के लिए पैसे हैं, ना खरीदने के लिए पैसे हैं। ये सारी प्रॉब्लम फ्रांस में चल रही है, सप्लाई हो नहीं रहा है फूड का, लोग खाना खा नहीं पा रहे हैं, ऊपर से सूखा पड़ गया है। ये सारी प्रॉब्लम एक साथ हो गई थी, और साथ में ऑन टॉप ऑफ दैट फ्रांस जो है वो कंगाल होने लगा था। इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। आपके किताब में ये वर्ड दिया हुआ है,
सबसिस्टेंस क्राइसिस। ये खाली अब तो बात ये थी किस तरीके से हम लोग सबसिस्ट कर पा रहे हैं इन क्राइसिस के टाइम में। ठीक है, तो सरकार ने क्या तरीका अपनाया इन सब चीजों से, इन प्रॉब्लम से ऊपर उठने के लिए? सरकार ने कहा ठीक है, टैक्सेस इंपोज करना शुरू करते हैं, टैक्सेस लगाते हैं। और दो तरीके के टैक्स लगाए गए थे, टाइट्स जो चर्च ने लगाया था और टाइल्स वाज अ डायरेक्ट टैक्स। क्लियर? लेकिन ये टैक्सेस कैसे इंपोज होते थे उसको समझने के लिए पहले हमको फ्रांस की सोसाइटी को समझना पड़ेगा कि फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी। देखिए फ्रांस की सोसाइटी बेसिकली जो है आप देख सकते हैं, ये सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइड थी, यानी 3 कैटेगरी के लोग फ्रांस में रहते थे। तो ये आप जो देख रहे हैं दे बेसिकली ये लोग चर्च के लोग थे, ये लोग चर्च के लोग थे। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये लोग किंग और मिनिस्टर्स की कैटेगरी में आते थे, किंग हो गए या मिनिस्टर्स हो गए, इनकी कैटेगरी में आते थे, दूसरे तरीके के लोग थे। और तीसरा यहां पर आपको झुंड दिख रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि ये हमारे कॉमन पीपल हैं, कॉमन मैन, आम आदमी जिसको बोलते हैं, वो ये लोग हैं। इस तरीके से यहां पर फ्रांस की सोसाइटी डिवाइड थी। ठीक है, अब मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी 90% आप देखेंगे वो इन्हीं की थी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लैंड वाज ऑक्यूपाइड बाय चर्च एंड दी किंग्स एंड मिनिस्ट्रीज। ठीक है, तो मैक्सिमम रिसोर्सेज ये दोनों लोग रखते थे और पॉपुलेशन इन लोगों की सबसे ज्यादा थी। तो बेचारे ये लोग होते क्या थे कि ये लोग सप्रेस किए जाते थे फ्रॉम दी चर्च एंड दी मिनिस्टर्स। तो ये सोसाइटी इस तरह से फ्रांस की चल रही थी। अब फ्रांस की सोसाइटी में किस तरीके से टैक्स को इंपोज किया जाता था वो समझते हैं। देखिए यहां पर, तो पहले मैं आपको बताता हूं कि यहां पर टैक्स को इंपोज कैसे करते थे। देखिए, जब भी टैक्स को इंपोज करना होता था तो एक मीटिंग बुलाई जाती थी जिसको कहा जाता है जनरल एस्टेट मीटिंग। ये मीटिंग यहां पर बुलाई जाती थी। अब जब पिछली बार मीटिंग बुलाई गई थी तो ईयर था 1614, ठीक है, पिछली बार। लेकिन अभी जब ये मीटिंग बुलाई गई है सो इट वाज ऑन 5 मई 1789। डेट देखिएगा आप, हम लोग प्री वाला पीरियड पढ़ रहे हैं, प्री 14 जुलाई 1789। मैंने बताया ना कि उससे पहले क्या चल रहा था। आई विल टेल यू द इंसिडेंट्स, आई विल टेल यू द इवेंट्स। तो देखिए 5 मई 1789 को टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ सब्सिस्टेंस क्राइसिस, या फ्रांस में जो कंगाली आ गई थी उसको ओवरकम करने के लिए क्या होता था, क्या किया गया, टैक्स इंपोज किए गए। तो टैक्स कैसे इंपोज किए गए वो उसके लिए आपको बता रहा हूं मैं कि जनरल एस्टेट की मीटिंग बुलाई जाती थी। ये मीटिंग को बुलाने की जो पावर थी दैट वाज ओनली विद मुनार्क। खाली मुनार्क ही था जो यहां पर मीटिंग को बुला सकता था, राइट। तो यहां पर भी अब बात आई कि टैक्सेस इंपोज करने हैं, तो मुनार्क ने इस मीटिंग को दोबारा बुलाया, और जब दोबारा बुलाया तो डेट वाज दिस। अब इस मीटिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है देखिए। तो जनरल एस्टेट मीटिंग में वो सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं जितने फ्रांस के सोसाइटी में थे, ठीक है। मतलब सब लोग अपना अपना यहां पर रिप्रेजेंटेशन भेजते थे। तो एक तो हो गया चर्च, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, चर्च। एक हो गया यहां पर किंग एंड मिनिस्ट्रीज, या हम कह सकते हैं किंग एंड मिनिस्टर कर लीजिए इसको आप। किंग एंड मिनिस्टर्स, ठीक है। और थर्ड हो गया कॉमन पीपल, कॉमन पीपल, राइट। चलिए अब देखिए जल्दी से। तो जो लोग चर्च वाले थे इनको हम लोग क्या बोलते थे, दे वर ऑल्सो कॉल्ड एज क्लर्जी, और इन्हीं को हम लोग पीपल ऑफ द फर्स्ट एस्टेट भी कहा करते हैं। एस्टेट देखिए, एस्टेट, स्टेट नहीं, एस्टेट जमीन से बना हुआ है। किंग मिनिस्टर्स की बात करें तो उनको हम लोग नोबिलिटीज कहते थे, नोबिलिटीज, और इन्हीं को कहा जाता था पीपल ऑफ द सेकेंड एस्टेट, ठीक है। और कॉमन पीपल को यहां बोलते थे थर्ड एस्टेट। इतना बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए इनके नंबर के बारे में बताऊं तो ये लोग कितने होते थे इस मीटिंग में, 300। इनके बारे में बताऊं तो ये कितने होते थे इस मीटिंग में, 300। मतलब इनका 300 का रिप्रेजेंटेशन होता था जब भी ये मीटिंग बुलाई जाती थी। और कॉमन पीपल की बात करूं तो ये लोग होते थे 600 लोग, 600, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या था, मैंने आपको दिखाया था यहां पर
कि इन लोगों को जब टैक्सेस इंपोज करने होते थे तो मोनार्क ने मीटिंग बुलाई और इन सब लोगों को यहां पर एक एक वोट मिलता था, वन वोट। तो एक वोट इनको मिलता था, यानी ये 300 लोग जो थे या ये लोग को टैक्स इंपोज करना होता था तो ये सब लोग एक साथ अपना वोट देते थे। तो जब ये सब लोग एक साथ वोट देते थे तो इस पूरे एस्टेट को एक वोट मिलता था, ठीक है, एक वोट। ऐसे ही इनको पूरे को एक वोट मिलता था, ठीक है, और इन पूरे को एक वोट मिलता था। तो होता क्या था कि जब भी टैक्सेस को इंपोज करना होता था, चर्च वाले क्या करते थे, चर्च और मिनिस्टर्स, किंग मिनिस्ट्रीज, ये मिल जाते थे आपस में, तो ये दोनों मिला के 2 वोट्स बना देते थे, ये इनके 2 वोट हो जाते थे, इन लोगों के एक ही वोट रह जाता था, इनकी मेजॉरिटी हो जाती थी तो टैक्स इंपोज हो जाता था, ठीक है। यही चीज तो मैंने यहां दिखाई थी आपको, आपने नोटिस करी, 1 वोट 1 वोट 1 वोट, ठीक है ना। तो बेसिकली यहां पर क्या है कि जब भी ऐसा सिनेरियो होगा तो डेफिनेटली हमेशा की बात यही है कि हमेशा ये लोग जीत जाएंगे, क्योंकि ये लोग चाहते ही थे कि हम लोग कॉमन मैन को सप्रेस करें, दबाएं। तो हमेशा यही होता था कि ये लोग एक साथ हो जाते थे, 2 वोट हो जाते थे और ये इनके 1 वोट रह जाता था और टैक्स इंपोज हो जाता था। तो व्हाट वाज द सिनेरियो टिल नाउ? सिनेरियो था अभी तक 1 एस्टेट 1 वोट, ये यहां पर सिनेरियो था, एक एस्टेट को 1 वोट मिल रहा था, ठीक है। लेकिन जो लोगों ने डिमांड करी थी, कॉमन मैन जो अब डिमांड कर रहा था, यहां वो ये डिमांड कर रहे थे, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम अब इस 1 एस्टेट 1 वोट को नहीं मानते हैं। और इन लोगों ने कहा कि नाउ व्हाट वी वांट इज, वी वांट 1 मेंबर 1 वोट। ये बेसिकली यहां पर डिमांड हो गई थी अब कॉमन मैन की कि भैया हर आदमी को यहां पर आप एक एक वोट दीजिए। तो अब देखिए क्या सिचुएशन होती, 300 वोट इनको मिलते, 300 यहां मिलते और 600 यहां मिलते। तो अगर ये दोनों एक साथ होते भी तो भी इन लोगों के 600 ही होते और ये 600 तो ये भी है। तो टैक्स इंपोज करना इतना इजी नहीं होता, अनबायसली इतना काम नहीं हो पाता। दिस वुड हैव बीन द सिनेरियो। ये इनकी डिमांड थी कॉमन पीपल की। तो कॉमन मैन ने इस बार क्या किया, जब ये मीटिंग बुलाई गई टैक्स को इंपोज करने की, तो इन लोगों ने विद्रॉ कर दिया। इन लोगों ने कहा नहीं नहीं, हम इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वी आर बॉयकॉटिंग दिस मीटिंग, हम इस मीटिंग को हिस्सा नहीं लेंगे। और इन्होंने अपनी डिमांड रखी कि वी वांट 1 मेंबर 1 वोट रादर देन 1 एस्टेट 1 वोट। इस चीज को डिमांड ये लोग यहां पर करने लग जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया इतना? यहां पर 1 मेंबर 1 वोट की डिमांड ये लोग करने लग गए। तो जब इन्होंने 1 मेंबर 1 वोट की डिमांड करी तो राजा ने, किंग ने कहा नहीं नहीं, हम नहीं मानेंगे, 1 मेंबर 1 वोट कभी नहीं होगा, 1 एस्टेट 1 वोट ही रहेगा। तो जब 1 मेंबर 1 वोट, जब इसकी डिमांड को, जब ये चीज यहां पर किंग ने रिजेक्ट कर दिया, तो हुआ ये कि जो कॉमन मैन था उन्होंने वो मीटिंग को बॉयकॉट किया एंड वो लोग जाते हैं, दे गो एंड दे गैदर इन दी टेनिस कोर्ट। एक टेनिस कोर्ट होता है, वहां पर ये लोग इकट्ठा होते हैं और यहां इकट्ठा होने के बाद ऑन 20 जून 1789 को ये लोग यहां पर एक ओथ लेते हैं और ओथ होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेनिस कोर्ट ओथ। समझ में आ गया? ये लोग यहां पर रिवोल्ट कर रहे हैं, ये लोग यहां रिवोल्ट कर रहे हैं, ठीक है। दे आर सेइंग कि हमको तो चाहिए 1 मेंबर 1 वोट, लेकिन किंग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। जब उनकी किंग बात नहीं मानता है, वो लोग उस मीटिंग को बॉयकॉट करते हैं। दे गो एंड दे गैदर इन दी टेनिस कोर्ट, और टेनिस कोर्ट में फिर वो 20 जून को 1789 को वो लोग एक ओथ लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टेनिस कोर्ट ओथ। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लगा लीजिए यहां पर एस्ट्रिक्ट। टेनिस कोर्ट ओथ क्या थी? अब मैं ओथ बताऊंगा आपको ओथ क्या थी, लेकिन इंसिडेंट समझ में आया कैसे हम लोग इस बात, जो हेडिंग लिखी है ना कि 20 जून 1789 को हुआ क्या था, वो तो सुनिए, पहले आंसर लिखते रहिएगा, कहानी सुन लीजिए पहले क्या हुआ था। तो ये लोग 20 जून 1789 को जाके टेनिस कोर्ट में जाके इकट्ठा हो गए। टेनिस कोर्ट में जाके उन्होंने ओथ लिया, और उन्होंने ओथ क्या लिया वो और सुन लीजिए आप, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। इन्होंने ओथ लिया टेनिस कोर्ट में, क्या कि हम लोग अब मुनार्क को बातों को नहीं मानेंगे, वी विल इग्नोर दी मुनार्क
and we are going to form a new constitution. We are going to form a constitution. तो बेसिकली उन्होंने कहा टेनिस कोर्ट ओथ में कि we will form a constitution. तो फ्रांस का हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर क्या करेंगे, ड्राफ्ट करेंगे. ये चीज ओथ में कहा गया. इन्होंने शपथ ले लिया कि हम लोग अब संविधान बनाएंगे फ्रांस का. और दूसरी बात, इन्होंने अपने आप को ओथ जब लिया तो उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि वी आर दी नेशनल असेंबली. मतलब हम लोग अब नेशनल असेंबली हो चुके हैं फ्रांस की. हम ही लोग लॉ बनाएंगे, हम ही लोग सारे कानून बनाएंगे और हम लोग मुनार्क, हम लोग सब काम करेंगे. वी विल मेक दी लॉ. ठीक है, हम लोग सब काम करेंगे और हम लोग मुनार्क की बातों को, मुनार्क के लॉज को, मुनार्क के रूल्स को नहीं मानेंगे. ये इंसिडेंट जो है 20 जून 1789 को हुआ था. ठीक है, कॉमन मैन ने ये सारा इंसिडेंट किया. अब बात ये आती है, सोचने वाली बात ये है कि क्या ये इंसिडेंट, क्या ये जो चीजें हुई, क्या ये पॉसिबल थी अगर कॉमन मैन के पीछे कोई और ना हो? तो ये तो कॉमन मैन है ना, इनको क्या पता कैसे क्या करना है. जैसे अपने यहां इंडिया में जब करप्शन के अगेंस्ट मूवमेंट हुआ था तो एक आदमी सामने आया था, हिज नेम वाज अन्ना हजारे. जब इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल होता है तो कॉमन मैन को नहीं पता कैसे आजादी लेनी है, एक आदमी सामने आता है, महात्मा गांधी. सिमिलरली फ्रांस के अंदर भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट लोग थे जिनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब मैं उनकी बातें आपको यहां पर थोड़ा बता देता हूं. देखिए जरा, पहले हम डिस्कस करते हैं यहां पर रोल ऑफ फिलोसफर्स. रोल ऑफ फिलोसफर्स, कुछ फिलोसफर्स थे, उनका यहां पर क्या क्या कहना था वो पहले हम लोग यहां देख लेते हैं. रोल ऑफ फिलोसफर्स. अब पहला फिलोसफर जिसको मैं डिस्कस करूंगा वो है यहां पर जॉन लॉक. जॉन लॉक. अब जॉन लॉक था, इनकी किताब थी जॉन लॉक की. बुक वॉज टू ट्रेटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट. इस किताब में आप देखेंगे तो वो कहते हैं साफ साफ कि भैया जो भी यहां मुनार्क को यहां पर प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, ठीक है, जो भी यहां मुनार्क को एब्सोल्यूट राइट दिए जाते हैं, वो इन दोनों चीजों को यहां पर क्या करना चाहिए, खत्म करिए. ये यहां पर जॉन लॉक का कहना था. बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है जॉन लॉक, आप इतना नहीं सुने होंगे, बट ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन दी पॉलिटिकल हिस्ट्री, पॉलिटिकल थ्योरी. जब थिंकर्स पढ़े जाते हैं ना तो ये बहुत बड़ा नाम है जॉन लॉक का. तो जॉन लॉक ने कहा मुनार्की को खत्म करिए. पहला तो बेसिकली लोगों को ये बता रहा था, लोगों को ये उकसा रहा था जॉन लॉक अपनी बातें बोल बोल के कि ये खत्म होना चाहिए. ठीक है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट नाम है एंड दैट इज जीन रूसो. जीन रूसो, इनकी यहां पर एक किताब थी द स्पिरिट ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, स्पिरिट ऑफ टू लॉज है शायद किताब का नाम, आप देख लीजिएगा, आई एम नॉट गेटिंग श्योर. लेकिन जीन रूसो का नाम काम क्या था, ही वाज सेइंग लिमिटेड गवर्नमेंट. लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए. गवर्नमेंट का काम खाली क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को संभालना. LNO, दैट इज लॉ एंड ऑर्डर. गवर्नमेंट खाली इतने काम करे, ज्यादा इंटरफेयर गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए. मुनार्क जो है हर बात में इंटरफेयर करता है, लोगों के हर चीज में दखल दे रहा था. तो रूसो वाज सेइंग लिमिटेड गवर्नमेंट, सब पावर्स नहीं होनी चाहिए मुनार्क के हाथ में. ठीक है, गवर्नमेंट को लिमिट करना चाहिए. ये चीज यहां पर जीन रूसो बोल रहा था. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है तीसरा, वो है मॉन्टेस्क्यू. मॉन्टेस्क्यू की स्पेलिंग आप देख लीजिएगा. मॉन्टेस्क्यू क्या कह रहा था ये, ही वाज सेइंग कि सेपरेशन करिए आप. किस चीज का सेपरेशन करने की बात कर रहा था, ही वाज सेइंग कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, इन तीनों को आप अलग अलग कर दीजिए. क्योंकि अगर सारी पावर्स एक के हाथ में थी तो वो मुनार्क एब्सोल्यूट हो गया था. मतलब वही मुनार्क लॉ को बना रहा था, वही मुनार्क लॉ एग्जीक्यूट कर रहा था और वही मुनार्क जजमेंट और जस्टिस दे रहा था. जब सारी पावर एक हाथ में हो जाती हैं तो वो आदमी करप्ट हो जाता है. और आपने सुना भी होगा, पावर करप्ट्स अ मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली. ठीक है, ये यहां पर रोल ऑफ फिलोसफर्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्या क्या यहां पर फिलोसफर्स कह रहे थे. ठीक है, तो इसके अलावा यहां पर और भी दो लोग थे, इनके अलावा फिलोसफर्स के अलावा और भी दो लोग थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे. उनके बारे में आप जरूर सुन लीजिए. चलिए देखिए, यहां पर मैं इस चीज को यहां बता रहा हूं. देखिए, तो मैं जो टू इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की बात कर रहा हूं, टू
इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज जो फ्रांस के रेवोल्यूशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके नाम आपके किताब में भी आए हुए हैं। पहला नाम है मिराबुए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बच्चों, मिराबुए, ठीक है। और दूसरा नाम है अबेसियस, अबेसियस, ठीक है। ये दो नाम के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए। अब देखिए जो मिराबुए था, मिराबुए बेसिकली ये सेकेंड एस्टेट को बिलोंग कर रहा था। अब सेकेंड एस्टेट कौन था याद करिए, सेकेंड एस्टेट थे किंग्स और मिनिस्टर्स वाले, रिमेंबर। देखिए जरा कौन था, जरा यहां पर देखिए सेकेंड एस्टेट के लोग कौन है, किंग्स और मिनिस्टर्स। तो मिराबुए जो है वो सेकेंड एस्टेट को बिलोंग कर रहा था, लेकिन फिर भी वो कॉमन मैन को सपोर्ट करता था। क्यों? क्योंकि उसका मानना यह था कि जो इनकी पॉलिसीज हैं, जो किंग यहां पॉलिसीज बना रहा है, वो बहुत ही घटिया पॉलिसीज हैं और बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव नेचर की हैं, कॉमन मैन को परेशान करने के लिए बनी हुई हैं। इस वजह से वो एक ऐसा अच्छा इंसान था जो अपने ही कैटेगरी के लोगों का अपोजिशन कर रहा था इनके लिए, ठीक है। तो मिराबुए का बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर रोल सामने आता है। ही बिलोंग टू द सेकेंड स्टेट एंड ही वॉज सपोर्टिंग किसको सपोर्ट कर रहा था, ही वॉज बेसिकली सपोर्टिंग कॉमन मैन, ठीक है। अबेसियस की बात करूं तो ये एक प्रीस्ट था, पुजारी था, ये एक प्रीस्ट। और ये प्रीस्ट तो था, लेकिन ये फेमस किस लिए था, इसकी जो स्पीचेस होती थी, स्पीचेस बहुत ज्यादा तगड़ी होती थी। स्पीचेस इसकी बहुत ज्यादा मोटिवेट करती थी, लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, साथ साथ लोगों को अवेयरनेस फैलाती थी उसकी स्पीचेस, कि भैया किस तरीके से हम लोग यहां पर इस गवर्नमेंट की एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी से लड़ सकते हैं। ये दोनों ही लोग जो आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, फिर से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग बाद में पूछते हैं सर क्वेश्चन बता दीजिए, ये मार्क कर लीजिए, पूछा जाता है रोल ऑफ फिलोसफर्स। मैं आपको हेडिंग डाल के लिखा रहा हूं, समझ लीजिए, सब इंपॉर्टेंट है, सब कुछ लाइन, 3 लाइन तो याद करनी है, कितना आसान हो गया है कि नहीं। तो यहां पर इन सब लोगों का ये रोल आता है, रोल ऑफ फिलोसफर्स आपने पढ़ लिया। मैंने आपको इन दोनों लोगों का रोल बताया कि ये लोग दोनों क्या कर रहे थे जब इतना सब कुछ हो रहा था फ्रांस के अंदर। मतलब वो टेनिस कोर्ट ओथ हुआ, वो टेनिस कोर्ट ओथ क्यों हुआ, क्योंकि ये सारे लोग पीछे थे, दे वेर दी ब्रेन चाइल्ड, इन्हीं लोगों का दिमाग था कि बॉयकॉट कर दो, और वो लोग बॉयकॉट कर देते हैं। कौन लोग? कॉमन पीपल। तो लीडरशिप या फिर डायरेक्शन, गाइडेंस वाज गिवन बाय दीज पीपल, रोल ऑफ फिलोसफर्स एंड दीज पीपल। तो हुआ क्या, इन्हीं की वजह से, इन्हीं चीजों की वजह से आपने फाइनली देखा कि ये इतना बवाल हो जाता है जब बातें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और गवर्नमेंट या मोनार्क बातों को सुनने को तैयार नहीं होता है लोगों की। तो फाइनली फिर आप देखेंगे कि 14 जुलाई का दिन होता है, वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 14 जुलाई 1789 का दिन होता है। और इस दिन यहीं पर लोग जो है 7000 पीपल जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं किंग के पैलेस के बाहर, लेकिन किंग उनकी बात को नहीं मानता है। और वही उनमें से कुछ लोग होते हैं जो बैसाइल जेल में जाते हैं और बैसाइल जेल को तोड़ देते हैं। बैसाइल जेल को तोड़ते हैं तो वहां पर जो भी कैदी होते हैं वो रिहा हो जाते हैं। समझ में आ गया क्यों 14 जुलाई 1789 का इंसिडेंट हुआ। आई होप ये कहानी आपको जो हम पढ़ रहे थे प्री 14 जुलाई 1789 की, ये कहानी आपको मैंने पूरी क्लियर कर दी। ऐसा क्या चीजें हो रही थी, सारे इंसिडेंट्स, सारे इवेंट्स एक्सप्लेन किए। अब आपको समझ में आ गया कि 14 जुलाई 1789 एक्चुअली हुआ क्यों था। क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं इस साइड पे, यानी जब ये इंसिडेंट हो गया 14 जुलाई, तो इसके बाद क्या हुआ, कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस आपको देखने को मिल रहा है 2 साल के अंदर। देखिए जरा इस चीज को, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि यहां पर जब ये सब सिनारियो चल रहा था, पीपल जो लोग थे बहुत ज्यादा प्रोवोक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि मोनार्क के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। और फाइनली वो 14 जुलाई 1789 का इंसिडेंट वहां पर होता है। और जब ये सब इंसिडेंट होता है तो उसके बाद यहां पर एक रूमर फैल जाती है। रूमर समझिएगा, एक अफवाह फैल जाती है। और अफवाह ये होती है कि जो सेकेंड एस्टेट के लोग हैं, सेकेंड एस्टेट के लोग, ये लोग क्या करने वाले हैं, अफवाह है खाली कि ये लोग जा रहे हैं और फार्मर्स को ये लोग मारेंगे। दे विल गो एंड दे आर गोइंग टू किल दी फार्मर्स, बेसिकली उनकी क्रॉप्स को।
उनकी क्रॉप्स को ये लोग खराब करने वाले हैं। तो जब ये खबर यहाँ फार्मर्स को मिली कि उनके क्रॉप्स को यहाँ पर ये लोग सेकेंड स्टेट वाले आकर खराब करने वाले हैं, तो दीज पीपल दे बिलोंग टू द थर्ड स्टेट, है कि नहीं? ये थर्ड स्टेट को बिलोंग कर रहे हैं ना। तो थर्ड स्टेट के लोग इन एंटीसिपेशन, ये पहले से जाते हैं एंटीसिपेशन में कि भैया ये लोग आके हमारी क्रॉप्स को खराब ना कर दें, दे गो इन एंटीसिपेशन, और सेकेंड स्टेट के लोगों के ये घरों को लूटने लग जाते हैं। लूट सिनारियो देखिए आप, खाली अफवाह थी, अफवाह कि ऐसा कुछ होने वाला है। ये लोग पहले से एंटीसिपेशन में जाके सेकेंड स्टेट के घरों को लूटने लगते हैं। जब सेकेंड स्टेट के घर को लूटने लगते हैं, सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, और जब सिचुएशन खराब होती है तो यहाँ पर अब जो मुनार्क होता है उसको पास इतना ज़्यादा, मतलब वो सिचुएशन को संभाल नहीं पाता है। सिचुएशन फ्रांस की बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो रही होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो होती है वो डिटेरिएट हो रहती होती है, और यहाँ पर फाइनली मुनार्क जो होता है, मुनार्क कहता है कि अब हमसे यहाँ पर हालात नहीं संभल रहे हैं, और मुनार्क फाइनली क्या कर देता है, वो सरेंडर कर देता है। अब जब मुनार्क यहाँ सरेंडर कर देता है तो फाइनली इसके आउटकम भी तो निकलेंगे। देखिए यहाँ पर आउटकम, मुनार्क ने सरेंडर कर दिया है भैया, समझ रहे हैं आप बात को। इसके आउटकम क्या निकल के आए? नंबर 1 आउटकम पढ़ रहे हैं इसके हम लोग। जब मुनार्क ने सरेंडर कर दिया, उससे हालात नहीं संभले गए, तो उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, और सरेंडर कर दिया तो पहला चीज क्या निकल के आया आउटकम में, कि जो प्रिविलेजेस थे, प्रिविलेजेस टू मुनार्क, वो प्रिविलेजेस को यहां पर फिनिश कर दिया गया, खत्म। ठीक है, वो प्रिविलेजेस यहां पर खत्म कर दिए गए। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2 देखिए, पॉइंट नंबर 2 ये है कि राइट दिए गए लोगों को, राइट टू पीपल। ये सब कब हो रहा है? ये सब तब हो रहा है जब मुनार्क ने अपने आप को सरेंडर कर दिया। क्यों सरेंडर कर दिया? क्योंकि उससे अब ये हालात संभले नहीं गए, वो अपने देश को अब संभाल नहीं पा रहा था, तो उसने सरेंडर कर दिया कि ठीक है भैया हमसे नहीं होगा। और जब उसने कहा कि हमसे नहीं होगा, तो आउटकम वाज कि जो प्रिविलेजेस मुनार्क को दिए जा रहे थे वो खत्म हो गए। राइट टू पीपल, लोगों को राइट दिया गया, और लोगों को राइट जिस चीज से दिया गया उस डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। ठीक है, तो इस बेसिकली डॉक्यूमेंट से यहां पर लोगों को राइट्स दिए गए। ठीक है, तीसरा चीज जो यहां पर डायरेक्ट टैक्स था, याद आ रहा है मैंने आपको 2 टैक्सेस बताए थे, तो डायरेक्ट टैक्स जो था उसको यहां पर अबॉलिश कर दिया गया, डायरेक्ट टैक्स खत्म कर दिया गया। और जो अभी तक प्रॉपर्टी थी, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग प्रॉपर्टी को होल्ड करते थे, वो प्रॉपर्टी को अब रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन विल बी डन, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी। ये यहां पर आउटकम देखने को मिलते हैं, और जब ये आउटकम आता है, बेसिकली ये वाला आउटकम, जब राइट्स की बात आती है तो यहीं से शुरू होता है। यहां पर क्या होता है कि लोग क्या कहते हैं, जो वही लोग जो नेशनल असेंबली थे और टेनिस कोर्ट में जाके इकट्ठा हो गए थे, वो लोग क्या कहते हैं कि अब हम लोग यहां पर फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे। और फाइनली जब मोनार्क यहां सरेंडर कर देता है, तो वो लोग फाइनली क्या करते हैं, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस यहां पर एग्जिस्टेंस में आ जाता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, किस तरीके से हमने देखा कि फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहां पर ये बन गया। ये वाला पॉइंट हमने यहां समझ लिया। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया। अब जरा इसके आगे कहानी को हम लोग समझते हैं, सुनते हैं। देखिए, ठीक है, तो बेसिकली यहां पर फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बना, और फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के यहां पर क्या प्रोविजन थे, वेरी इंपॉर्टेंट 3 प्रोविजन याद रख लीजिए, आंसर आपका पूरा हो जाएगा। पहला प्रोविजन, पावर्स को लिमिट कर दिया गया इस कॉन्स्टिट्यूशन में, पावर्स लिमिटेड। तो जो भी चीज, जो भी लोग जो है गवर्नमेंट को चलाएंगे, उनकी पावर्स लिमिटेड होगी, मोनार्क की तरह अनलिमिटेड पावर्स नहीं होंगी। पहला प्रोविजन जो उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया।
ठीक है ना। तो चीजें इंप्रूव हो रही है कि नहीं। तो देखिए सेपरेशन ऑफ पावर्स हो रहा है यहां पर। आप लोग ने ये चीज पॉलिटी में पढ़ेंगे, आप लोग जाके पावर शेयरिंग होती है कि भैया एक के हाथ में सारी पावर्स मत दो, होता है कि नहीं। आज भी आपके कंट्री में जुडिशरी है, लेजिस्लेचर पार्लियामेंट लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव है जो उसको एग्जीक्यूट करता है, होता है कि नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, फ्रांस से आया। मैंने कहा था ना कि आपको जो ये सारे प्रिंसिपल्स फ्रांस में बनते हुए दिखेंगे। तो देखिए किस तरीके से फ्रांस में ये प्रिंसिपल बन रहा है। मतलब वहां लोगों ने समझा कि एक आदमी के हाथ में पावर्स नहीं देनी है। क्यों, क्योंकि उनको पता था कि जब एक आदमी के हाथ में सारी पावर्स थी, मुनार्क के हाथ में, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। हमने तो खाली बोरो कर लिया कि हम भैया ठीक है बोरो कर लेंगे, और बोरो करके कह दिया कि किसी के हाथ में भी सारी पावर्स नहीं होंगी। लेकिन फ्रांस में आपको यह प्रिंसिपल बनते हुए दिख रहा है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2 उसने कहा, पहला चीज तो पावर्स लिमिटेड, दूसरा यहां चीज सेपरेशन कर दिया गया। सेपरेशन काहे का सेपरेशन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी का, ये तीनों बॉडीज को अलग अलग कर दिया गया। और पॉइंट नंबर सी वाज इनडायरेक्ट इलेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से फ्रांस में इलेक्शंस की शुरुआत हो जाती है। इनडायरेक्ट इलेक्शंस यहां पर शुरू हो जाते हैं। समझ में आ गया ये, इतना कहानी क्लियर हो गई कि फ्रांस में किस तरह से इलेक्शन शुरू हो गए। नए कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, 1791 में नया कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। क्लियर हो गया इतनी कहानी। अब बात यह आती है कि फ्रांस के लोग जो हैं वो यहां पर किस तरीके से ये इलेक्शन यहां होते कैसे थे, उस चीज को थोड़ा समझते हैं। देखिए जरा, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन के बारे में, कैसे यहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुआ करते हैं। तो बेसिकली फ्रांस की सोसाइटी में आप देखेंगे कि 2 तरीके के यहां पर लोग होते थे। पहला एक होते थे एक्टिव सिटीजन्स, और दूसरे होते थे पैसिव सिटीजन्स। ठीक है। अब वोट करने का राइट की बात करें, किसको अधिकार था वोट करने का, तो फ्रांस के अंदर सब लोग को वोटिंग करने का राइट जो था वो नहीं था। तो कोई भी आदमी अगर 25 साल की एज से कम था तो वो वोट नहीं कर सकता था। कोई अगर वुमेन होगी तो वो भी वोट नहीं कर सकती थी। ठीक है। वोट करने के लिए यहां जरूरी था कि उनको ये 2 कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए, जरूरी है। ठीक है। अब यहां क्या होता है, एक्टिव सिटीजन कौन है और पैसिव सिटीजन कौन है। पैसिव सिटीजन्स बेसिकली, एक्टिव सिटीजन बेसिकली वो लोग होंगे जो वोट कर पाएंगे, और वो लोग क्यों वोट कर पाएंगे, क्योंकि वो 3 डेज के बराबर लेबर वेजेस के बराबर, जो 3 दिन की लेबर की वेजेस होंगी, वो लोग इतना यहां पर टैक्सेस पे कर रहे हैं। तो चूंकि वो इतना टैक्सेस पे कर पा रहे हैं, इस वजह से उनको यहां पर वोटिंग का राइट मिला था। लेकिन इसके अलावा जो लोग इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे थे, वो लोग यहां पर एक्टिव सिटीजन्स की, पैसिव सिटीजन्स की कैटेगरी में आते थे, एंड दे वर नॉट अलाउड टू वोट। ठीक है। तो फ्रांस की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी, 23 मिलियन थी, और 5 साल के अंदर वो 28 मिलियन पहुंच गई थी। बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही थी। जो डिमांड था फूड का, सप्लाई का, वो सब मेट नहीं हो पा रहा था। ठीक है। सप्लाई, डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई इतनी हो नहीं पा रही थी, तो पॉपुलेशन यहां ये इस तरह से हो रही थी। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होता था कि जो लोग थे बेसिकली, यहां जो पीपल थे, समझिएगा, पीपल, ये लोग वोट कर रहे थे किसके लिए, इलेक्टर्स के लिए। ये लोग इलेक्टर्स को वोट कर रहे थे, समवेयर अराउंड 50,000 इलेक्टर्स होते थे, उनको वोट करते थे। और फिर ये इलेक्टर्स जो हैं ये वोट कर रहे थे नेशनल असेंबली के लिए। अब आप बताइए नेशनल असेंबली कौन सी, वही नेशनल असेंबली जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात जिसने करी थी, या जिसने फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। 20 जून को इन्हीं लोगों ने कसम खाई थी, ओथ लिया था कि हम फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और बाद में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था। तो बेसिकली अब यहां इलेक्शन किस लिए हो रहे थे कि इस नेशनल असेंबली में कौन कौन बैठेगा ये तो पता चले भैया। कोई भी थोड़ी बैठ जाएगा जाके, कोई तो बैठेगा, तो उसके लिए इलेक्शंस यहां पर स्टार्ट होगा। इसलिए बोला जा रहा है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन, मतलब लोग जो है वो डायरेक्टली नेशनल असेंबली को नहीं चुन रहे थे, इनडायरेक्टली चुन रहे थे, कि वो लोग इनको चुनते थे और जहां ये जो लोग आते थे वो लोग इनको चुन लेते थे। इस वजह से इसको बोला गया कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है। डायरेक्ट होता तो मतलब लोग जो है वो सीधे नेशनल असेंबली को चुन रहे होते, जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट का इलेक्शन आज इंडिया में होता है। हम डायरेक्टली पार्लियामेंट्रीज को चूज करते हैं, हम डायरेक्टली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चूज करते हैं। तो हमारा जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन, ठीक है, वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है।
है कि नहीं? लेकिन अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट को हम लोग चूज करते हैं क्या? नहीं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन है। क्यों? क्योंकि हम लोग चूज करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज को जो प्रेसिडेंट का होता है, और वो इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स फॉर दी प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन अपने इंडिया में इनडायरेक्ट है, हम लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट को वोट नहीं करते हैं। लेकिन जो लोकसभा का इलेक्शन है उसको हम लोग डायरेक्टली, या लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्शन होते हैं उसमें हम लोग डायरेक्टली वोट करते हैं। तो ये सिनारियो होपफुली आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। अब जब ये सब चीजें चल रही थी तो यहां पर क्या हुआ जरा सुनिए, देखिए जरा। अब ये हुआ कि जो फ्रांस का मुनार्क था, फ्रांस का मुनार्क, अब वो अंडर टेबल यानी चुपके चुपके से वो बात करने लग गया। किससे? वो बात करने लग गया था ऑस्ट्रिया, वो बात करने लग गया था प्रशिया, इनके मुनार्कों से। ये अपना जो फ्रांस का मुनार्क था वो बात करने लग गया। अब आप होपफुली आपको कहानी समझ में आ गई थी। उसने भाई मुनार्क ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। कॉन्स्टिट्यूशन बना तो क्या हुआ? जो मुनार्की अभी तक थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल मुनार्की बन गई। यही मैंने आपको बताया था ना, देखिए यही बताया था मैंने, ये क्लियर हो गया था। फिर फ्रांस में मुनार्की थी, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था तो अब वो मुनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल मुनार्की हो गई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल मुनार्की मतलब अब मुनार्की की जो पोजीशन थी, मुनार्की का जो पोस्ट था वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था, और मुनार्क जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन से गाइड होगा, वो पार्लियामेंट की कंट्रोल में होगा, चेक्स एंड बैलेंसेस होंगे, कुछ भी नहीं कर पाएगा। इस तरह से फ्रांस जो है वो मुनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मुनार्की की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, ये पॉइंट भी होपफुली आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे मूव ऑन कर रहे हैं टुवर्ड्स दिस पोर्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद किस तरह से फ्रांस रिपब्लिक हो जाता है। देखिए जरा, तो ये जो मोनार्क मैं आपको बता रहा था, ये अंडर टेबल बात करने लगता है प्रशिया और ऑस्ट्रिया, इनके मोनार्क से। क्यों? क्योंकि अब ऑस्ट्रिया और प्रशिया के जो मोनार्क हैं वो भी काफी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जो आग फ्रांस में लग गई है मोनार्की के खिलाफ, कहीं उसकी चिंगारी उनके देशों में ना आ जाए, तो उनके देश वाले लोग भी जो होंगे वो भी यहां पर बगावत कर देंगे, जैसा कि फ्रांस में हुआ है। वो लोग डर गए, और ये लोग चाहते थे किस तरीके से हम लोग दोबारा मोनार्की को रीइंस्टेट कर दें, दोबारा मोनार्की को ले आए। और जब इस तरह की बातें लोगों तक पहुंची, व्हेन पीपल केम टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट, जब कुछ ऐसी बातें चल रही हैं तो लोगों ने क्या किया? What did people do? They declared war। किस पे वॉर डिक्लेयर कर दी? ऑन ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना कि ऑस्ट्रिया पे फ्रांस हमला कर देगा, तो देखिए यहां पर हमला हो गया। तो जब लोगों को पता चला कि मोनार्क ऐसी ऐसी बातें कर रहा है और फ्रांस और ऑस्ट्रिया और प्रशिया के कंट्री के साथ कोलैबोरेशन अलायंस बना रहा है, तो लोग यहां पर अपने घरों से बाहर आ गए। लोगों ने कहा सुनना नहीं जाएगा ये चीज, बकवास। इतनी मेहनत से हम लोगों ने कमाया है, कॉन्स्टिट्यूशन को अपने बनाया है, प्रिंसिपल्स बनाए हैं, इतनी आसानी जाने देंगे? लोग अपने घर के बाहर निकल आए, हथियार उठा लिए और लोगों ने हमला कर दिया ऑस्ट्रिया और प्रशिया के ऊपर। ऑस्ट्रिया प्रशिया के ऊपर जब हमला हुआ तो लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई को ऐसे नहीं देखा गया कि ये लड़ाई ऑस्ट्रिया वर्सेस फ्रांस की हो, नहीं, इस लड़ाई को इस तरह समझा गया कि दिस इज अ वॉर बिटवीन मोनार्की एंड कॉमन मैन, वॉर बिटवीन मोनार्की एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, रिपब्लिक। समझ रहे हैं? पहले मोनार्की थी, अब बात आ रही है रिपब्लिक कैसे बनेंगे हम लोग, लोगों को डेमोक्रेसी मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो बेसिकली ये जो लड़ाई हुई, दिस वाज सीन एज अ वॉर बिटवीन मोनार्कीज एंड कॉमन मैन। पॉइंट क्लियर हो गया? इसको इस हिसाब से यहां पर देखा गया। ठीक है, अब जब यहां पर वॉर डिक्लेयर हो गया तो क्या होता है? जब भी वॉर होगी तो सिनेरियो क्या होगा भाई? हालात खराब हो जाते हैं देश के। जब भी वॉर होती है हालात खराब होंगे, और साथ में जब इस तरह की वॉरें होती हैं तो होता क्या है जनरली? देखिए क्या होता है, व्हेन यू आर फेस्ड विद वॉर, जब वो वॉर डिक्लेयर हो गई तो इस वॉर का आउटकम आपको क्या देखने को मिलेगा? यानी आउटकम नहीं, इस वॉर के इफेक्ट्स क्या देखने को मिलेंगे? इसके इफेक्ट्स ये होते हैं कि क्या फूड शॉर्टेज होने लगता है, फूड शॉर्टेज के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा फूड प्राइसेस। जब फूड की शॉर्टेज होगी तो फूड प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। फूड शॉर्टेज हो गया, फूड प्राइसेस बढ़ने लग गए,
फिर से वही सिचुएशन फ्रांस में पूरी तरह से खराब होने लग गई। और जब फ्रांस में सिचुएशन खराब होने लग गई तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि भैया हालात फिर से बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे। और उस वक्त यहाँ पर सिनारियो कुछ इस तरह से हो गया था कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा खराब थी, लोग फ्रस्ट्रेटेड थे। और 17 लोगों ने ये रियलाइज किया, इसका एक इफेक्ट ये भी आया कि लोगों ने इस वॉर में ये रियलाइज किया कि जो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन खाली रिच पीपल के लिए है, ये खाली रिच लोगों के लिए ही फायदेमंद है, लेकिन जो यहां पुअर पीपल हैं, पुअर, उनको ये बिल्कुल भी फायदा नहीं दे रहा है। ऐसे सिनारियो में जब ये प्रॉब्लम चल रही हैं कि खाने के लिए फूड शॉर्टेज हो रहा है, फूड प्राइसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, इस सिनारियो में ऊपर से एक सेक्शन के लोगों को ये लग गया अरे हमारी बात तो वैसे ही सुनी नहीं जा रही है। तो वैसे ही प्रॉब्लम्स थी, उस प्रॉब्लम को और बढ़ाने के लिए जो पुअर पीपल थे वो भी सामने खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे, वी आर रिजेक्टिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर क्या हुआ, इसके खिलाफ जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी बन चुका था, यहां पर क्या किया गया, यहां पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया जाने लगा, कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाने लगी। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, इसको मतलब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को बोलते थे जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब। और इसमें कौन कौन होते थे, पुअर पीपल। पुअर पीपल में कौन कौन होगा, जैसे कि हो गए वॉशरमैन, वॉशरमैन, ठीक है, जैसे कि हो गए शू मेकर, ये सारे टाइप के लोग होते थे, कारपेंटर, ठीक है, समझ रहे हैं। तो बेसिकली पुअर पीपल वेयर देयर इन दी जैकोबिन क्लब। और इस जैकोबिन क्लब को जो लीड कर रहा था उसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ठीक है। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भैया हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे एंड वी आर गोइंग टू मेक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। और फाइनली फिर ये लोग जब गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हालात तो वैसे भी खराब हो रहे थे लड़ाई की वजह से, तो जब ये लोग और ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो फाइनली दीज पीपल गो एंड दे रीच ऑन 10th अगस्त को जाके ये पैलेस ऑफ ट्यूलरीज होता है, वहां पर पैलेस ऑफ ट्यूलरीज पे जाके ये लोग यहां पर हमला कर देते हैं और इसको यहां पर पैलेस ऑफ ट्यूलरीज को स्टॉर्म कर देते हैं, तोड़ देते हैं। जब पैलेस ऑफ ट्यूलरीज को ये लोग तोड़ दिया, उसके बाद आप देखेंगे कि फाइनली 21 सितंबर को 1792 जो मोनार्क था, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की थी, जो मोनार्क अभी तक था, वो यहां पर अरेस्ट हो जाता है, ही गेट्स अरेस्टेड। और फाइनली आप देखेंगे ऑन 21 जनवरी 1793 में यहां पर मोनार्क को हैंग कर देते हैं, पब्लिकली चौराहे पे खड़े होके उसको लटका देते हैं। और कुछ समय के बाद उसकी जो वाइफ थी मैरी, उसका भी यही अंजाम होता है, ठीक है। तो बेसिकली दिस मोनार्क ही वाज चार्ज्ड विद द ऑफेंस ऑफ ट्रीजन, ट्रीजन का आरोप उस पर लग जाता है और फिर उसको यहां पर पब्लिकली चौराहे पे खड़ा करके उसको लटका दिया जाता है। एक इमेज भी आपके एनसीईआरटी बुक में बनी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की खत्म हो गई, मोनार्क भी खत्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी खत्म हो गई। और इससे जब मोनार्क हैंग हो गया, दिस लेड टू द कमिंग अप ऑफ फ्रांस। क्या हो गया, फ्रांस एक रिपब्लिक हो गया, मोनार्की खत्म हो गई। अब यहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, HOS लिख रहा हूं मैं, हेड ऑफ द स्टेट, अभी तक तो मोनार्क था, वो खत्म हो गया, ठीक है। अब यहां हेड ऑफ द स्टेट कौन बना, अब फ्रांस की हेड ऑफ द स्टेट चला गया मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के हाथ में, यानी अब फ्रांस की गद्दी पे जो बैठा उसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, राइट। अब एक पॉइंट आपको मैं यहां पर बताना चाहता हूं, आप लोग जरूर याद रखिएगा कि जब इस तरह की लड़ाइयां होती हैं, एक पॉइंट है आपके एंगल से MCQs में आ सकता है, मार्क्स में, उसको याद रखिएगा कि जब इस तरह की लड़ाइयां होती हैं, लड़ाइयां क्यों हो रही थी, लड़ाई हो रही थी बिकॉज यहां पर मोनार्क जो है वो ऑस्ट्रिया और प्रशिया के साथ मिलकर बैठ गया था, बगावत कर दिया था, तो लोगों ने वॉर डिक्लेयर कर दिया था। जब इस तरह की वॉरें होती हैं तो यहां पर क्या होता है, कुछ पैट्रियोटिक सॉन्ग्स भी लिखे जाते हैं ना, जैसे अपना ही देख लीजिए, इंडिया में वंदे मातरम लिखा गया था, कुछ पैट्रियोटिक सॉन्ग्स होते हैं देशभक्ति जगाने के लिए,
तो फ्रांस में भी इस तरह से देशभक्ति जगाने के लिए पैट्रियोटिक सॉन्ग्स लिखे गए। उनमें से देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, उसका नाम है मार्सिलेज। मार्सिलेज, ये मार्सिलेज जो है इसको लिखा था रॉजेट डी आइल। इसका जरा स्पेलिंग देख लीजिएगा आप क्या है, लेकिन रॉजेट डी आइल ने लिखा था। और बताऊं आपको, यही जो मार्सिलेज है ये आज अब फ्रांस का नेशनल एंथम भी हो चुका है। यही फ्रांस का आज नेशनल एंथम है। ठीक है, ये पॉइंट मैं भी आपको बताना भूल गया था, इस वजह से मैंने आपको यहां पर पीछे कवर अप किया। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को पूरी गद्दी मिल जाती है। फ्रांस की गद्दी पे अब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर बैठ गया। और जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर अब कैसा आदमी है मैक्सिमिलियन, ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये किसको सपोर्ट कर रहा है, ही इज सपोर्टिंग दी पुअर पीपल, है कि नहीं? ये पुअर पीपल को यहां सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, याद रखने वाली बात है ये चीज। तो जब ये पुअर पीपल को सपोर्ट कर रहा है, चलिए ठीक है, लेकिन इसने जो रूल किया, ही रूल्ड ओनली फॉर 1 ईयर, दैट इज 1793 से लेकर 1794 तक। आपको ये 1 साल का टेन्योर ही दिखेगा जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने फ्रांस की गद्दी पर रूल किया। लेकिन इसके टेन्योर को हम लोग क्या कहते हैं? इसका टेन्योर बोला जाता है रेन ऑफ टेरर। वेरी इंपॉर्टेंट, फिर मार्क कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है रेन ऑफ टेरर, प्लीज स्टार इट। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ही सिट्स ऑन द थ्रोन ऑफ फ्रांस। 1793 1794 वो रूल करता है और उसके रेन को रेन ऑफ टेरर बोलते हैं। अब इसके रेन को रेन ऑफ टेरर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नेचर का होता है। और स्ट्रिक्ट क्यों? क्योंकि ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन एनीथिंग इन फेवर ऑफ मोनार्की। मोनार्की के फेवर में अगर कोई भी कुछ बोल रहा है तो वो उसको बिल्कुल नहीं सुनना चाहता था। मतलब वो टोटली मोनार्की के अगेंस्ट था। लिख लीजिए, इसको याद रखिएगा, अगेंस्ट मोनार्की, अगेंस्ट मोनार्की। और अगर कोई भी आदमी उसको मिलता था जो मोनार्की के फेवर में बात कर रहा हो तो वो इसको क्या करता था? वो इसको यहां पर गिलोटाइन कर देता था। इसका आप स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक है, ही वॉज गिलोटाइन्ड। ठीक है, गिलोटाइन क्या होता है देखिए, बता दे रहा हूं आपको। ये आपने देखा होगा पिक्चर्स में, इस तरह के 2 पोल्स होते हैं और ये आपको एक ब्लेड दिख रहा है। ठीक है, ये बेसिकली इस तरह का ब्लेड होता था और यहां पर एक ऐसा बना रहता है, इसमें आदमी का सर लगाया जाता था और इस ब्लेड को ऊपर से गिरा देते थे तो आदमी का सर यहां पर कट जाता था। इसको बोलते थे गिलोटाइन करना। ठीक है, तो यहां पर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर अगर कोई भी आदमी मोनार्की के फेवर में बोल देता था तो वो उसको गिलोटाइन करा देता था। प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, एक टाइम बाद उसके खुद के लोग कहने लगे थे, कह रहे भैया इतना मत करो। खुद के लोग उसके परेशान हो गए थे उससे, और इसी वजह से बाद में कोर्ट्स ने उसको भी यहां पर गिल्टी पाया और फिर बाद में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को भी गिलोटाइन कर दिया गया था। इसके जो पीरियड की बात करें, इसके पीरियड में क्या क्या हुआ था कि देखिए, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की बात करें तो उसने कुछ चीजों को यहां पर क्या किया था। देखिए, फर्स्ट, पहला चीज, उसने फूड प्राइसेस फिक्स कर दिया था। ठीक है, उसने वेजेस को फिक्स कर दिया था। तो ये तो गलत बात है ना, वेजेस को फिक्स कर दिया। फिर उसने, आप देखेंगे कि उसने कहा कि जो व्हाइट फ्लोर है उसका इस्तेमाल मत करिए, ये उसने मना कर दिया। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीजें उसने यहां पर रुकावट लगा दी थी साथ में। और यही प्रॉब्लम थी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का टेन्योर जो है इस तरीके से 1 साल के अंदर खत्म हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का टेन्योर खत्म होता है तो इसके बाद जो लोग सामने आते हैं दे वेयर दी मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास जब ये सामने आता है तो दे से कि हम लोग अब यहां पर नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, वी विल मेक अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जब यहां नया कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी गई तो जो अभी तक यहां फिलहाल नेशनल असेंबली जिसको हम लोग बोलते थे ना, वो नेशनल असेंबली कन्वर्ट हो जाती है उस वक्त तक नेशनल कन्वेंशन में, इसमें वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और इन्होंने नए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा? इन्होंने कहा कि 2 लेजिस्लेटिव बॉडीज होंगी, देयर विल बी 2 लेजिस्लेटिव बॉडीज। और ये 2 लेजिस्लेटिव बॉडीज क्या करेंगी? दे विल बेसिकली इलेक्ट डायरेक्टरी, दे विल इलेक्ट 5
5 लोगों को ये लोग इलेक्ट करेंगे एंड दीज 5 पीपल बेसिकली क्या होगा, एक तरीके से दोनों का चेक्स एंड बैलेंसेस बना दिया गया। मतलब सारी पावर्स इनको नहीं दी गई कि आप सारे काम आप करिए, और उसको चेक करने के लिए 5 इलेक्टेड मेंबर्स की एक बेसिकली डायरेक्टरी बनाई गई। ठीक है, और इन दोनों के बीच में हमेशा से आपको क्लैशेस देखने को मिलेंगे। किसके बीच में, ये डायरेक्टरी के बीच में और यहां पर लेजिस्लेटिव बॉडीज के बीच में हमेशा। तो जो लोग लेजिस्लेटिव बॉडीज काम करना चाहते थे उनके खिलाफ डायरेक्टरी खड़ा हो जाता था, डायरेक्टरी मना कर देता था, और अगर डायरेक्टरी कोई काम करना चाहता था उसको लेजिस्लेटिव बॉडीज मना कर देती थी। तो दोनों के बीच में ये टसल जो है वो लगातार चलती चली जा रही थी। पॉइंट इज क्लियर। इस पूरे सिनारियो को, जो यहां पर मिडिल क्लास जब आया, इस पूरे सिनारियो को हम लोग कहते हैं, दिस एंटायर थिंग इज नोन एज डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस। ये होता है डायरेक्टरी रूल। तो ये भी चीज आपसे पूछा जाता है, स्टार लगा लीजिए। डायरेक्टरी रूल पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर के टेनोर को रेन ऑफ टेरर क्यों कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए, वो पूछा जा सकता है। ये पूरा सिनारियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जैकोबिन क्लब्स जो बने थे उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, वो आपको पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में पूछा जाएगा कि कब उसको हैंग कर दिया गया, क्यों हैंग किया गया, किस ऑफेंस के लिए हैंग कर दिया गया, वो याद रखिएगा। पैलेस ऑफ ट्यूलिरीज को याद रखिएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस का सिस्टम क्या था वो भी आपको याद रखना है, ये भी पूछते हैं कभी कभी। ये भी आप देखिएगा कि जब यहां पर मुनार्क जो है सरेंडर कर देता है तो क्या क्या आउटकम निकल के आते हैं, और नया कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज देखने को मिलती है। ये भी आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी यहां पर स्टार कर लीजिए। देखिए बच्चों, मैं जो आपको पढ़ा, बाकी तो मैंने आपको बताया ही है, मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूं यहां पर, जो भी मैंने आपको बताया है वो सारा ही चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैंने आपको आउट ऑफ द कोर्स कराया हो, सब चीज एनसीईआरटी के अंदर थी, और मैंने कोशिश ये करी है कि जितना मैंने पढ़ाया है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहां तक का। अब अगले लेक्चर में आपको जब मिलूंगा तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आऊंगा, इन द सेंस कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों को प्रिपेयर कर लीजिए चैप्टर जितना पढ़ाया है मैंने, आप लोग उसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे मुझे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं जिसमें हम लोग पोजीशन ऑफ वुमेन, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। विद दैट हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करिए, और कोशिश करिए क्लासेस के साथ साथ आप पढ़ते रहें। ठीक है, चलिए देन, ओके, सी यू, अगले क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।